जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रचंड विद्यापीठ पर। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर MCQ करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो 2 अंक वाले हों या 4 अंक वाले, या जो आपके लॉन्ग में आते हैं वो पूरे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक बुक के क्वेश्चन करेंगे, है ना। मतलब फुल आपको रिवाइज कराया जाएगा ये चैप्टर। अगर आपने पहले कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, एकदम जीरो से हीरो आपको बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, आपका बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं। 1 अंक का जो आपका बहुविकल्पीय पूछा जाता है। तो देखिए, पहला बहुविकल्पीय से शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन में बहुविकल्पीय कराऊंगा पहले, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। 0 हो गया ऑप्शन नंबर ए, और C 2 और D 8। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा। दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। कौन सी? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अर्थात कौन सा अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन में कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो या एक हो। अर्थात वो संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा अन्य किसी से ना कटे। देखो भैया, तो ऐसी संख्या आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 2। 2 जो है खुद से कटेगी और एक से कटेगी। तो 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। मैं अभाज्य संख्याएं और बता देता हूं। 2 हो गई अभाज्य संख्या, और अगली अभाज्य संख्या 3 हो गई। ऐसे चलो, इसमें ऑप्शन दिया रहता, इसमें कुछ और ऑप्शन दे देता तो आप टिक लगा सकते थे। तो मैं अभाज्य संख्याएं कुछ एक लिख देता हूं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 3 हो गया, 3 के बाद आपका 5 हो गया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो गया, 31 हो गया। तो ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, आपका जो है 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से करिएगा, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है, और ये क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा गया है। मैं आपको ऑप्शन नहीं देता हूं, बल्कि इसको पूरा हल करा देता हूं और लास्ट में ऑप्शन आपको टैली करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 अंक का पूछा जाएगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना। अच्छा, 140 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6 2 5 10। अगर किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 और 7 35, 7 एक कम क्या हो जाएगा? 7। तो 140 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर ये ऑप्शन में है तो ये टिक लगाओ। अच्छा, ये ऑप्शन में ना हो तो क्या हो सकता है? 2 देखो 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बिल्कुल यही आंसर आएगा। और ये आपसे कब पूछा गया था? 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और अभी थोड़ा सब्र करिए, मैं पूरे क्वेश्चन लगवाऊंगा। चलिए इधर अगला क्वेश्चन 3 नंबर में नोट कर देता हूँ। दिखाई तो पड़ ही रहा होगा आप लोगों को। इसमें है कह रहा कि संख्या
144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडन लिखा गया है ना, समझ जाना। गुणनखंडों की घातों का योग है, घातों का योग है। अभी मैं समझाता हूं। और ये आपसे क्वेश्चन का पूछा गया, 2023 में पूछा गया है, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतने ऑप्शन है इसमें। क्या क्या रहा कि संख्या दी गई है आपको 144 और क्या करना है इसके अभाज्य गुणनखंडों में। अभाज्य गुणनखंड जो आएगा कि घातों का योग है। जैसे हमारे पास 140 संख्या दे दी गई थी, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। अच्छा, इनके अभाज्य गुणनखंडों की घातें क्या होंगी, तो देखो 2 की घात क्या है, 2 है, 5 की घात क्या है, 1 है, और 7 की घात क्या है, 1। तो इनकी घातों का योग बताना था। तो अगर इस संख्या का पूछता तो आप क्या बता दे, 2 1 3 1 4। घातों का योग इसमें 4 होगा। इसी प्रकार से सबसे पहले 144 का आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। करते हैं भैया। तो 144 का गुणनखंड करो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 ताई 6, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एक कम 3। अब देखो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे। सबसे पहले देखो फटाफट से 144 का देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की घात क्या हो जाएगी 4 गुणे में 3 कितनी बार, 2 बार, तो 3 की घात 2। अच्छा, अगर घातों का योग करें, किसका योग करें, घातों का योग, घातों का योग मतलब जो पावर लगी है उसका जोड़ कर दो। 4 ऊपर लगा है, इस पर कितना है 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं फटाक से। चलो भैया 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा संख्या दी गई है 182 तथा 78 का मासा होगा। अब देखो भैया लासा मासा तो आपने कक्षा 6 से सीख के आया है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। लासा मासा तो आपने कक्षा 6 में ही पढ़ लिया होगा, है ना। तो ये बताओ कितना बेसिक चीजें हैं। चलो कोई ना, चलो इसको देखते हैं। सवाल को 2024 में पूछा गया है, बताओ कितने इजी इजी क्वेश्चन है इसमें। लासा पूछ लिया 2024 में पूछा गया, हाई स्कूल के बोर्ड में, बताओ भाई। चलो 182 का गुणनखंड करो सबसे पहले, 2 9 18, 2 एक कम 2, और ये किससे घटेगा 7 से। 13 7 91 होता ना, तो 13 एक कम कितना हो जाएगा 13। 78 को देखो काट के 2 से, 2 ताई 6, 2 9 18, 3 से काटो 3 एक कम 3, 3 3 9, 13 एक कम 13। 182 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, और 78 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13। देखो दोनों में जो कॉमन मिलता है वही आपका HCF या मासापा होता है। तो देखो HCF आपका क्या आ जाएगा, 2 मिल रहा तो 2 हो गया, 13 मिल रहा तो 13 हो गया, 13 दूना क्या आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 15 18 और 24 का लासा क्या होगा। 15 18 24 इसका भी यही क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड करो, तीनों बची 15, 5 एक कम 5। 18 का गुणन करो, 2 9 18, और 3 3 9, 3 एक कम 3। 24 का गुणनखंड करो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 ताई 6, और 3 एक कम 3। 15 का अगर हम गुणनखंड कर दें तो क्या आएगा 3 गुणे 5। 18 का मैंने किया तो कितना आया 2 गुणे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, सीधे लिखो, है ना। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है 1 2 3, तो 2 की घात 3 और गुणे में 3। एलसीएम में क्या लेते हैं, जो संख्याएं होती हैं उनकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पर 2 मिला, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो 2 की घात 3 ले लेंगे। अगली संख्या क्या है 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 2। उसके बाद में 5, तो 5 एक ही बार है तो 5 की घात 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणे 3 का स्क्वायर 3 तरह की 9, और गुणे 5। 5 8 40 और 9 4 36, 360 आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भैया, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर हैं। अब ये वाले फटाफट से आंसर दो। जैसे 22/7 माइनस में पाई कर दिया गया, तो ये बताओ कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृतिक है या शून्य है। एक बार बताएं, पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। लेकिन जो इसका मान है ये परिमेय, लेकिन जो इस पाई जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। और ध्यान देना, अपरिमेय संख्या में से कुछ घटाया जाए तो अपरिमेय ही तो आएगा, ठीक है। तो ये अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। सिंपल सी बात। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सहवास संख्याओं का युग्म है? सहवास संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं। दिमाग लड़ाइएगा। डिफिनेशन आपको इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन की मिल गई। क्या करा? यदि दो संख्याओं का HCF कितना है? 1 हो, दो संख्याएं लो और उनका HCF करो और 1 आ जाए तो वे संख्याएं आपकी कौन सी संख्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर बात। अब आगे देखो इसी तरह। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसका HCF 1 हो। अगर 14 और 35 का निकाला जाए तो 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता? देखो 7 14 को भी काट रहा, 7 35 को भी काट रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। 18 25 में देखो, ये 2 से कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा लेकिन ये 5 से कटेगा। तो इसका अगर लास्ट मासा निकाला जाए तो 1 आएगा। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? सहवास संख्याओं का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देखो दो संख्याएं लिखी हुई है ना, तो ये जोड़े में है। 31 और 93, 31 93 होता है तो ये भी नहीं हो सकता। 32 62 दोनों 2 से कट रही है तो ये भी नहीं है ना। तो इसका ही HCF कितना आएगा? 1 आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाली धन पूर्णांक है। अच्छा, जैसे मैं कहूं कि 4 से पहले क्या आता है तो आप कहोगे 3। कैसे 3 आया? आपने 1 माइनस कर दिया। मैंने कहा 5 से पहले क्या आता है तो आपने कहा 4, मतलब 1 घटाया तभी तो 4 आया। इसी प्रकार से 6a + 5 में अपन को क्या घटाना है? 1। ठीक पहले वाली संख्या ज्ञात करने के लिए 6a वैसे रहेगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। देखो ये 6a क्या है बताओ जल्दी से? चर है या अचर? तो ये चर है और चर में से अचर नहीं जा सकता, इसलिए 6 वैसे का वैसे रहेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे? 6a में भी 1 घटा देंगे तो 5a ले आएंगे, जो कि गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? 6 + 4। तो ये आपकी कुछ MCQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी MCQ बनते हैं, जैसे लासा ज्ञात करना होगा, मासा ज्ञात करना होगा, या दो संख्याओं का लासा दे देंगे और संख्याओं का गुणनफल दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे क्या मासा पूछ सकते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए चलो भैया, अब वर्णात्मक प्रश्न कर लेते हैं। बहुविकल्पी लगभग मैंने खत्म कर दिए हैं, है ना। चलो वर्णात्मक प्रश्न कर लेते हैं। और वे वर्णात्मक प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न यार जो 2 नंबर के आते हैं। वर्णात्मक प्रश्न कितने अंक वाले? ये 2 अंक के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे 2 अंक में पूछे जाएंगे, तो वो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। संख्या नोट कर लो, हमारे साथ साथ क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करो। संख्या 38 25 मतलब 3825 गुणनखंडों का गुणनखंड
वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड लिखिए। और ये आपसे क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो 38-25 है, इसका क्या करना है? गुणनखंड वृक्ष बनाना है। फैक्टर ट्री आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, हो 5th या 6th में आपने जरूर पढ़ा होगा ये टॉपिक। तो उसमें क्या करते थे, जैसे हमें 4 का बनाना है तो 4 में गोला लगा देते और यहाँ ऐसे करते थे, 2 भरते थे तो 2 दूना 4, इस तरह करते थे। बस वही अपन को यहाँ भी करना है। एक गोला बनाओ और गोले में लिखो 38-25। अब संख्या देखो 2 से तो कटेगी नहीं, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? चेक करते हैं। 8 2 10 5 15 3 18 बिल्कुल 3 से कटेगी। तो 3 से अगर भाग दोगे तो जो भागफल आएगा इस गोले में लिखा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 और 3 7 21, 3 25 15। क्या 3 से फिर कट रहा है? 7 3 10 5 15 बिल्कुल 3 से कट रहा है। कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 25 15। अब ये देखो 5 4 9 2 11 नहीं कटेगा 3 से, तो 5 से काटो 5 8 40, 5 25, 5 से काटो तो 5, फिर से 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 आ गया। अब 17 जो है किसी से नहीं कटेगा, 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसको ऐसे छोड़ दो। तो ये आपका क्या बन गया? गुणनखंड वृक्ष बन गया। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपने पहले भी कर चुके होंगे और आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, चलो क्वेश्चन अगला करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, नोट करो हमारे साथ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और 30 का लाशा तथा मासा ज्ञात करो या कीजिए। वर्णात्मक का दूसरा प्रश्न है तो 2 नंबर डाल देते हैं, पता तो लगेगा कितने क्वेश्चन की लास्ट में। 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पेपर में आया है 2024 के यूपी बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या शुरू कर सकते हो, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं फिर आगे पढ़ाने शुरू करता हूं। बस 1 मिनट। आप गुणनखंड विधि से बताना है ना, करना शुरू करो उसे। दो से काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 0 0 3 एकम 3, 2 संख्या लगातार रहेगी 0, 3 25 15, 3 3 3 25 15, 5 35, 7 एकम 7। इसको काटो, पीछे 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 25 10, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 25 10, 6 5 11, 13 5 18, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 7 21, 13 25 15, 25 15, 10 7 17 18, 3 से काटो, 3 25 15, 3 8 24, 13 25 15, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 25 15, 9 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 25 15, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13। ये आपके गुणनखंड आ गए। अब क्या एलसीएम इससे बता सकते हो भैया?
बता सकते हो? नहीं बता सकते? चलो, अगर मैं HCF, सबसे पहले HCF निकालूं, सबसे पहले गुणनखंड लिखो इनके। तो 25 20 का गुणनखंड बताओ क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार? 1 2 3, तो 2 की घात 3। गुणे में 3 कितनी बार? 2 बार, तो 3 की घात 2। और गुणे 5 गुणे 7 वैसे हो जाएगा 5 गुणे 7। इसका गुणनखंड लिखो तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 कितनी बार? 1 2 3 4, तो 3 की घात 4 और गुणे 5 गुणे 13, 5 गुणे 13। HCF वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा या दोनों में होगा। तो देखो 2 मिल रहा ना तो 2 हो गया, गुणे 3 मिल रहा ना तो 3 हो गया, 5 मिल रहा ना 5 हो गया। HCF में छोटी घात लेते हैं, तो 2 की घात 3 है और यहाँ क्या है नीचे वाले में? 2 की घात 1, तो हम HCF में 2 की घात 1 ले लेंगे। 3 में देखो 3 की घात 4 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो छोटी घात लेते हैं तो 3 की घात 2 ले लेंगे। 5 में दोनों की घात 1 है तो 1 ही लेना पड़ेगा। तो HCF क्या आ जाएगा? 2 1 कम 2, पूरे 3 तरह की 9 गुणे 5, 9 बचे 45 दूना 90 आ जाएगा। अच्छा, LCM की बात करें तो LCM में क्या होता है? जैसे संख्या जो दी गई, तो 2 दिया गया, 3 दी गई है, 5 संख्या है, 7 है और क्या है? 13। 2 की बड़ी घात लेंगे। LCM में बड़ी घात ली जाती है और HCF में छोटी घात ली जाती है। तो LCM में 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3, तो 2 की घात 3 हो गया। 3 की सबसे बड़ी घात 4, तो 4 हो गया। 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, 7 की भी 1 है, 13 की भी, तो 2 4 दूनी 8 गुणे 3 की घात 4, मतलब 3 को 4 बार गुणा, 1 2 3 4, 9 3 27 81 गुणे 5 गुणे 7 गुणे में 13। गुणा करो, 8 एकम 8 और 8 टाइम 64 गुणे 13 7 91 और 91 को 5 से गुणा कराओ, 5 1 5, 9 बचे 45, 455। अब इसको 455 से गुणा करा लो तो देखो कितना आएगा, बताओ फटाक से। चलो गुणा करा लेते हैं अपन। गुणा करके मतलब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। पचवटी 40, हासिल 4, 5 को 20, 4 24, 6 पंचे 30, 2 32, 5 से गुणा कराओगे तो इतने तो आएगा। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 17 18 19, 6 चौक 24, हासिल 1 25, 0 4 4 2 6 7 8, 9 5 14, 5 3 8 1 9 2 9। तो LCM आपके पास कितना आ जाएगा? 2 9 4 8 4 0, ये आपका LCM आ जाएगा। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। LCM और HCF दोनों आपका आ गया। ये आपसे 2024 से पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बिल्कुल करके आएंगे, उसे छोड़कर नहीं आएंगे, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है भैया। तो लास्ट समासा के इस तरह के आप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ये तो मुझे आशा है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है कि मासा इन दो संख्याओं का 9 है, लासा इनका बताना है। सिंपल सा सवाल है, देखो हमें दिया क्या गया है? HCF दे दिया गया। HCF किसका? 99 और 153 का हमें HCF दिया है, अर्थात मासा दिया है 9। बाकी ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है किसका? 99 और 153 का अपन को बताना है। क्योंकि हमें एक सूत्र पता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लाशा मतलब LCM गुणे HCF के, उन संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है।
मतलब लासा मासा का गुणा कर लो और उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो और आंसर आपका क्या आएगा, एक ही आएगा, है ना। चलो तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं आपके पास है 99 और 153, एलसीएम आपके पास पता नहीं तो एलसीएम को एलसीएम लिखेंगे गुणे एचसीएफ। एचसीएफ का मान आपको 9 दे दिया गया तो 9 लिख लो। अगले क्रम में एलसीएम देखो 99 गुणे 153 और गुणे में 9 तो कहां ले आओ, बटे में 9 बराबर इधर हो जाएगा एलसीएम। 9 से इसे उड़ाओ, 9 एकम 9, 9 एकम 9। 153 को 11 से गुणा कर दो तो 153 को कहां से गुणा कर दो, 11 से, तो 153 एकम 153 और ये 3 5 1 फिर से वैसे आ जाएगा, 3 5 3 8 5 1 6 1 16 83 का आ जाएगा। तो एलसीएम आपका इन संख्याओं का कितना आ जाएगा, 1683, यही आपका फाइनल आंसर होगा। 2024 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। चलो आपके पास अगला क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं। तो इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि शायद यार अभी तक हमको लगता है पूछा नहीं गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करना तो बनता है। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता भैया, 100% कोई श्योर नहीं रहता कि यही पेपर आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, आ सकता है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया, एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं इस तरह के क्वेश्चन, करना तो बनता है और अपन जरूर करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लो, कोई भी संख्या है और उसका अपन क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, और अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं, ठीक है, तो वो संख्या किस पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन जैसे इस तरह का पूछ लिया जाए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्याएं के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त होगी, तो 0 पर तब समाप्त होगी जब इसका गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे, तभी हो सकता है ऐसा। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं फटाक से। देखो 6n संख्या क्या दे दी गई, 6 की घात n, 6 की घात n, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 2 6 और उसकी पावर क्या है 3, तो ये आपको दे दी गई है ना। तो देखो भैया, अब देखो इसमें 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं, तो मैंने क्या कहा, इसमें कॉन्सेप्ट मैंने पहले लिख दिया कि 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 6n के अभाज्य गुणनखंडों में लिखेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में, है ना। मैंने इसका गुणनखंड किया और तो क्या लिख देंगे, 6n के अभाज्य गुणनखंडों में, भैया क्या उपस्थित नहीं, 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं, अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। 5 भैया क्या है, उपस्थित नहीं है, और जब 5 उपस्थित नहीं है तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो लिखेंगे अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतनी हिंदी लिख करके काम खत्म करना है, ज्यादा माथापच्ची करने का नहीं, है ना। आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे, बुक में देखोगे, बहुत बड़ी हिंदी लिखी हुई है, हाय दादा क्या लिख डालो, इतना लिख दो, पूरे से पूरे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6n का गुणनखंड किया, ये क्या आया, 2 गुणे 3 और इसकी घात n, 6n के अभाज्य गुणनखंडों में, है ना, क्या है, 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, काम खत्म। आई बात समझ में। चलो भैया अब हम आते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पर। जैसे कह दिया गया, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस पर भर भर के स्टार लगा लो। आपसे क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, चाहे √5 पूछ ले, √2 पूछ ले, √3 पूछ ले,
है ना, √7 पूछ ले, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ गए तो आप पूरे क्वेश्चन कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर नंबर बदलना है, हिंदी पूरी की पूरी वैसे रहेगी। तो मैं इसको 3 भागों में विभक्त करता हूँ। कितने भागों में? 3 भागों में, और इतने में अपन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लंबा है ना, तो इस तरह करेंगे। तो सबसे पहले √5, तो ये दिया गया है तो हम मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या, हम उल्टा मान के चलेंगे। माना √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दिख रहा है क्या आपको? क्या दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भैया? शॉर्टेज है जगह की, तो क्या किया जाए, है ना, नहीं फिर डाल के दूसरे पेज पे चलना पड़ेगा। तो माना ये जब ये एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं? चलो हम लाइट बिगाड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगा तो देखा जाएगा। मैं फिर से इसको करवाता हूँ, फिर से मैं इसी क्वेश्चन को करवाता हूँ। मैं लिखूंगा माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इससे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं। और जहां लिखेंगे, जहां P व Q सहभाज, सहभाज का मतलब LCM HCF दोनों का क्या आएगा? 1 आएगा, अर्थात आपस में कटेंगी नहीं। यही तो बात है, यही तो बात है। अरे जैसे ऊपर 25 लिख दिया जाए, नीचे 18 लिख दिया जाए, तो क्या इसको आपस में काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। पॉइंट में भले ला सकते हो, लेकिन इससे सॉर्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कहा कहेंगे, जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। जो नीचे वाला चीज है ये 0 के बराबर नहीं। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो भैया इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत मान आ जाएगा, और जो कि परिभाषित है, जिसे परिभाषित नहीं कर सकते। और जब परिभाषित नहीं कर सकते तो आगे क्या क्या लगाओगे भाई, है ना। तो इस तरह मैंने लिख दिया। तो अब देखो, इसमें अगर इसको गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा? P बराबर √5Q, यही तो आएगा। P इधर रोको, इसको उधर गुणा कराओ तो P बराबर क्या आ जाएगा? √5Q आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्योंकि रूट हटाना है, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो P का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर किसका स्क्वायर हो जाएगा? √5Q का स्क्वायर। P का स्क्वायर आएगा P स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर गुणे में 5, तो कहाँ जाएगा? बटे में 5। इतनी बात क्या आपको क्लियर है कि नहीं है? है ना, इतनी बात क्लियर है। तो P स्क्वायर के बटे में क्या आ गया? 5। तो लिखेंगे P स्क्वायर बटे 5 एक क्या है? पूर्णांक है। ये भैया पूर्णांक है, इंटीजर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये एक पूर्णांक है। भैया यार मैं क्या बताऊं, इस क्वेश्चन को रट लो, रट लो, इसमें कुछ समझने वाला नहीं, बस कुछ स्टेप हैं जो अच्छे से समझ लो। बाकी इस तरह का क्वेश्चन रट ही डालो तो आप फायदे में रहोगे, मेरी मानो तो, है ना। तो भैया क्या हो जाएगा? इसको सबसे पहले तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। इसको क्या कर दो? समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, भी काम देगा आगे। समीकरण नंबर 1 दे दो नाम। P व Q क्या है भैया? एक पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है इसलिए P स्क्वायर किससे? 5 से भाज्य होगा। जब एक पूर्णांक है तो P स्क्वायर 5 से भाज्य है, भाज्य है। P स्क्वायर किससे भाज्य हो जाएगा? 5 से। और जब P स्क्वायर 5 से भाज्य है तो P किससे भाज्य होगा? P 5 से भाज्य है, इसलिए P भी किससे भाज्य होगा? 5 से भाज्य है। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यदि किसी संख्या का स्क्वायर उस संख्या से भाज्य है, कोई संख्या से भाज्य है, तो
वो संख्या भी तो उससे भाज्य होगी। जैसे मैंने कहा कि 12 जो है 12 3 से भाज्य है, तो क्या 12 का स्क्वायर नहीं 3 से भाज्य होगा? बिल्कुल होगा। 3 चौक 12 है ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो P से भाज्य है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसको आगे करते हैं। अब एक चीज मान लो, माना P स्क्वायर बटे 5 था ना, तो आप P बटे 5 मानो। माना P बटे 5 बराबर K1। अच्छा, P बराबर क्या हो जाएगा? 5 उधर भेजो तो 5 K1 हो जाएगा। यही तो बात है। P का मान कितना आ गया? 5 K1 आ गया। इसे समीकरण नंबर कितना नाम दे दो? 2 नाम दे दो। समीकरण नंबर इसे आप नाम 2 दे दो। क्या करो, ये उठा करके मान P स्क्वायर की जगह पर फिट कर दो। तो लिखेंगे समीकरण 2 से P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 2 से P का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, अर्थात Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा P का स्क्वायर मतलब 5 K1 का स्क्वायर, और बटे में 5 है तो बटे में 5। Q स्क्वायर बराबर 25 K1 का स्क्वायर और बटे में 5 से इसको उड़ाओ 25, Q स्क्वायर बराबर आ गया 5 K1 का स्क्वायर। अच्छा, K1 स्क्वायर बराबर अगर कहें तो क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बटे में 5। जो हिंदी अभी इसके लिए लिखा था P स्क्वायर बटे 5 के लिए, पूरी हिंदी वही आपको लिखनी होगी। किसके लिए? इसी के लिए। समझ में आ गई बात? बस कुछ नहीं करना है, जो हिंदी आपने इधर छापी थी इस तरह के लिए, उसी तरह यही आपको छाप देना है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि, बस वही घिसा पिटा एक हिंदी। क्या लिखोगे? चूंकि Q स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, जब पूर्णांक है इसलिए Q स्क्वायर 5 से भाज्य है। Q स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए Q भी क्या होगा? 5 से भाज्य है। अब इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो Q स्क्वायर बटे 5 हो गया। जैसे आपने P बटे 5 बराबर K1 माना था, उसी तरह अब आप किसको मान लोगे? माना Q बटे 5, माना Q बटे 5 बराबर K2 मान लो, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 5 K2 आ जाएगा। ये Q का मान आ गया। इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। क्या उनसे समीकरण नंबर नाम दे दो? समीकरण 3 नाम दे दो। अभी आपने लिखा था P व Q सहभाज्य संख्या है, तो P व Q कैसी संख्या है? सहभाज्य। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो 5 है वो P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जब भैया उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ हमने क्या माना? सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता नहीं है, मतलब हमारी कल्पना गलत है। हमने जो पहले माना है वो चीज गलत है, और जब गलत है इसका मतलब ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P व Q का किसका है भैया? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अच्छा, P व Q सहभाज्य संख्या नहीं होगी जब ये गुणनखंड हो गया, इसलिए P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं है।
अब हम यहाँ पर देखो हमने क्या माना था, जहां पी बाकी सहवाग संख्या है, लेकिन अब क्या हो गया, ये अब सहवाग संख्या नहीं है, अर्थात हमारा कथन क्या हो गया, अतः हमारा कथन गलत है, अतः हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है। अतः √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब 2 मिनट तक इस क्वेश्चन को पढ़ डालोगे और ये आपने सॉल्व कर दिया। पढ़ो भैया, पढ़ो पढ़ो यार, पढ़ो भाई, पढ़ो भाई साहब। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, आपको उतारना है तो आराम से उतारो, कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। इस तरह आपको सॉल्व करना है, तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? ठीक है, कर लोगे ना? चलो अच्छा, अगर √5 की जगह कुछ और दे देता तब आप क्या करते? जैसे अगर दे देता √3, क्या दे देता? √3, तब आप क्या करते? तो माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, फिर यहाँ √3 बराबर p बटा क्यों करते, फिर p बराबर 5 की जगह क्या आ जाता? 3 आ जाता, दोनों पक्षों का वर्ग करते तो यहाँ पर 3 आ जाता, ठीक है। क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 हो जाता, 3 हो जाता यहाँ पर, ये भी 3 से भाज्य है, तो ये भी किससे भाज्य हो जाएगा? 3 से भाज्य हो जाएगा, और p बटा 3 बराबर आप k1 मान लेते तो p बराबर आ जाता 3k1। अब इसका स्क्वायर कर लेते, किसका? 3 का, तो 3 तरह की हो जाता 9, और बटे में कितना आ जाता? 3। तीन तरह की 9, और 9 से किसको उड़ा देते? 3 से, तो 3 तरह की 9, तो ये आ जाता 3k1, फिर वही करते बटे में 3, ठीक है। यहाँ पर क्या करते? ये एक पूर्णांक है, ये फिर ये 3 से भाज्य है, फिर ये 3 से भाज्य हो जाएगा, बटे में 3 मानते, ये आपका 3k2 आ जाता। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 5 की जगह क्या? 3 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, p व q सहवाग संख्या नहीं है, हमारा कथन गलत है, अर्थात 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह आप √3 का भी सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप √2 का सिद्ध कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अब जहां आपने 3 लिखा है वहां पर आप 2 कर दीजिए, और यहां पर किसका स्क्वायर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, तो 4, और 4 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2k1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे। आज मैं एकदम छोटे से वीडियो में बहुत बड़ा मतलब हर चीज कराने वाला हूं, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्लस वाला है ना, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एकदम आसान होते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है भैया, चलो करना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे? सिंपल वैसे ही हिंदी पूरी वही रहेगी। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसको अपन क्या मान ली? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p बटे q के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहां पूरी वही इससे रहेगी जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, पूरी हिंदी जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी वही हिंदी इसमें भी लिखेंगे। चल आगे करते हैं। तो जब ये हो जाएगा तो 2 √5 बराबर क्या आ जाएगा? p बटा q, ये प्लस का 3 इधर ले आओ, माइनस का 3, कुल मिलाकर के अपन को रूट वाली चीज इधर रखनी है, बाकी सब को उधर भेज दो ना। ठीक है, थोड़ा हल कर लो, तब आगे इसको 2 भेजते हैं उधर, तो बटे 1 मानोगे तो कैंची गुड़ा नीचे गुड़ा, तो p - 3q, और बटे में क्या आ जाएगा? q1 कम q,
दो देखो यहाँ पर क्या है, गुणे में है कि नहीं है, तो उधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 5 बराबर p माइनस 3q, गुणे में 2 आ जाएगा तो बटे में 2, तो बटे 2q। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, p माइनस 3q बटे में 2q बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। अच्छा, इससे अपन क्या मान सकते हैं, इसे अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो जब ये समीकरण 1 हो गया, अब हम लिखेंगे क्या, हिंदी में अपन को क्या लिखना है, तो इस बात का ध्यान रखो। तो हम लिखेंगे p वाक्य पूर्णांक है, चूंकि p वाक्य पूर्णांक है, जब ये p वाक्य पूर्णांक हो गए, इसलिए p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या पूर्णांक है, तो इसे अपन बिल्कुल परिमेय बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहां पर देखो समीकरण 1 में ये परिमेय संख्या, क्या कोई परिमेय संख्या कोई अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? अभी आपने सिद्ध करके आए हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर देखो रूट 5 कैसी संख्या, अपरिमेय, क्या कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती? कदापि नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तो हम लिख देंगे अतः, ये लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, है ना, क्या स्पष्ट है? समीकरण 1 से क्या भैया स्पष्ट है, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, या स्पष्ट है ना लिखो, समीकरण 1 लिखो, फिर समीकरण 1 लिख डालो। समीकरण 1 से p माइनस 3q अपॉन 2q बराबर रूट 5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा कथन गलत है, तो हमारा कथन क्या है, गलत है। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम उसी तरह करा, और ये पहले वाले से छोटा भी है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसने मान लिया, ठीक है, इसको p बटे q के रूप में लिखा, p व q सहभाज्य है, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0, ये रटना पढ़ लो, पूरा रट डालो। हमने क्या किया, रूट 5 को इधर रोका, बारिश सबको उधर भेज दिया, इसे समीकरण 1 नाम दे दिया। p व q पूर्णांक है, इसलिए हमने कहा कि ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन जो कि रूट 5 के बराबर है, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या था। हमारा कथन जो है वो गलत है, अर्थात सिद्ध हो गया कि भैया क्या है, जब ये हमारा कथन गलत है, कथन क्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो नहीं सकता, तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या हो सकता, परिमेय संख्या। तो मजा आ गया ना, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बटे वाला मैं एक बार करवा देता हूँ, है ना। अच्छा, इससे इस तरह का पूछा जाए 7 अंडर रूट 2, तो क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसे p बटे q के रूप में मानो, ठीक है। अंडर रूट 2 इधर रोको, 7 कहाँ चला आएगा, इसके गुणे में, इससे समीकरण नंबर क्या नाम दे दो, 1 नाम दे दो, ठीक है। लिखो p व q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p अब बटा 7q एक परिमेय संख्या है,
परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि एक इसके बराबर है जो कि एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इस तरह का एक क्वेश्चन कर लेते हैं बटे के रूप में। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको घबराना नहीं है, लिखेंगे माना, देखो मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जिस क्वेश्चन की बदौलत आप अगले क्वेश्चन लगा सकते हो, है ना। मैंने रिपीट क्वेश्चन नहीं किए हैं, बल्कि हर एक तरह के नई वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराएं। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खल्लास कर देंगे और मोटा मोटा पूरा मैंने पढ़ लिया है। अगर आप घर पर मेहनत करेंगे, PYQs लगाएंगे, तो गारंटी के साथ कहता हूं इस वीडियो के बाद आप PYQ फटाफट लगा लेंगे, है ना। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं नहीं, खटा खट, है ना, तो उसी प्रकार से आप लगा लेंगे। चलो देखते हैं भैया, माना 1/√2 1, हम शुरू ही यहीं से करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या मान लिया, तो इससे P/Q के रूप में बराबर, P/Q के रूप में लिख बटे में, अरे सॉरी, P/Q के बराबर रखो। लिखेंगे जहां P/Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं, ठीक है। जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इससे आगे चलते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, √2P आ जाएगा, या इसे छोड़ दो। हम कर क्या सकते हैं, हाँ, ये अगर मैं परिमेय संख्या मान लूं, लिखेंगे चूंकि ये 1 मिनट रुको, 1/√2 है ना, हम 2 काम कर सकते हैं कि तो व्युत्क्रम कर दो, तो √2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला आएगा, तो ये आ जाएगा Q/P आ जाएगा। या एक काम कर सकते हैं, 1/√2 का हर का परिमेयकरण कराओ, तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कराओ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, √2/2 बराबर P/Q, है ना। और ये आ जाएगा √2, हाँ यही करा दो, ये ज्यादा सही रहेगा। व्युत्क्रम करने वाला हमारे हिसाब से देखो 2 स्टेप से कर सकते हो, मैं दोनों स्टेप से कराऊंगा, लेकिन जो व्युत्क्रम वाला है उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, उस पे मतलब 90% तक तो सही हो सकता है, लेकिन यार कुछ एग्जामिनर होते हैं ना जो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स के एकदम जीनियस होते हैं ना, तो उसमें कुछ खामियां निकालने लगते हैं। तो मैं आपको 2 टाइप से कराऊंगा। सबसे पहले तो 1/√2 का हर का परिमेयकरण कराओ, √2 से ऊपर नीचे गुणा कराओ, इससे बराबर P/Q लिखो, √2 बटे ये आ जाएगा 2 बराबर P/Q, √2 बराबर ये बटे में 2 तो कहाँ चला आएगा, गुणे में 2P/Q। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, तो लिखेंगे चूंकि P/Q पूर्णांक है, क्योंकि P/Q क्या है, पूर्णांक, और इस तरह का मिल गया, इसे समीकरण 1 नाम दे दोगे कि नहीं दे दोगे, क्योंकि P/Q पूर्णांक है इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है, चूंकि 2P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। लेकिन परंतु समीकरण 1 से, परंतु लेकिन ये किसके बराबर है, √2 के, और √2 कैसी संख्या होती है, परिमेय होती है, आपको पता है, तो हम लिख देंगे परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2P/Q बराबर √2, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, भैया, हमारा कथन गलत है,
हमारा कथन क्या है? गलत है। हमारा कथन गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या दूसरा स्टेप नहीं बताता हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला है ना, तो इससे लगा लो बिल्कुल सही है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और बस आज के लिए इतना ही है। अब सब चैप्टर के हर टाइप के मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं, और अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो इस चैप्टर के 2 वीडियो मैंने किए हैं, प्रश्नावली 1.1 का, प्रश्नावली 1.2 का, दोनों का मैंने वीडियो अपलोड किया इसी चैनल पर। अगर आपको ढूंढने में नहीं मिल रहा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से दोनों मतलब एक्सरसाइजें कर सकते हो। एनसीईआरटी की मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिवीजन तो आपका जरूर हो गया होगा। अगर इसी तरह की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं, बाय बाय।